हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे लोग कहते हैं, कैसे नौजवान कहते हैं कि फिजिक्स हमको नहीं लगता आसान और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाते समय चेहरे पर नहीं चढ़ती मुस्कान। तो आइए मेरे प्यारे झारखंडी आन बान और शान प्यारी भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको फिजिक्स फील कराएंगे, वो भी दिल से फील कराएंगे। जैक बोर्ड 2023 फिजिक्स मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हमने प्रयास किया है कि जो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको अच्छे से समझाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मॉडल सेट जरूर पसंद आएगा। कुछ तो इसमें वैसे प्रॉब्लम है डियर, जो डायरेक्ट याद करने वाले हैं उनको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, और जो जो खासकर न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैंने पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, ताकि यदि आप आगे नीट, जेईई मेंस, एनडीए वगैरह भी देने वाले हों तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये आइए रहा आपका पहला सवाल, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन कर रहा है कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु ओन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, मतलब कि भारत का कौन सा वैसा वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो दुनिया का सब लोग जानता है, मेरे गांव का कल्लू भी जानता है कि सीवी रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इज ओनली द साइंटिस्ट। इसका आंसर क्या होगा जी? तो डी होगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हमारा डी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सब लोग जानता है इसमें कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि पहला हमारा है एमकेएस, तो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं उसको। दूसरा होता है सीजीएस, ईवी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। सीजीएस जिसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड कहते हैं। तीसरा हमारा है एसआई, उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, जानते ही हैं। तो श्योर है कि 3 नहीं है तो चौथा डेसिबल ही होगा, मतलब डेसिबल हमारा जो है सो सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, इसलिए मैंने डी ऑप्शन लिख दिया है। तो पहला का भी डी है, दूसरे का भी डी है। तीसरा कह रहा है कि इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कौन कौन होते हैं? तो आप जैसा जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, जिसमें हमारा लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, सबस्टांस, मैग्नीट्यूड ऑफ सबस्टांस होता है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। हिंदी में लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, इसके बाद विद्युत धारा होता है, इसके बाद ताप होता है, इसके बाद पदार्थ का परिमाण होता है, और ज्योति तीव्रता। और उसका पहला ऑप्शन, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ के परिमाण का मोल होता है, और यह आपका जो है ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, यानी ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए 3 प्रॉब्लम तो बहुत हलवा टाइप का था जी, लेकिन चौथा प्रॉब्लम पर जो ही आप आएंगे, तो आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है डियर। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको मैं चूंकि प्रॉमिस किया हूं और वादा नहीं होगा फेल, चाहे भले कोई जाए जेल। आओ करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल से खेल। तो ये रहा आपका चौथा प्रॉब्लम आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है डियर आपसे कि एक वाहन आधा दूरी v1 चाल से और आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज क्या होगा? अब देखो, मान लिया जाए यही पूरा दूरी है, आप अपने यहां से अपने ए से अपने घर से बी मतलब बाबा के घर जा रहे हैं, ठीक है। आधा दूरी को आपने v1 रफ्तार से तय किया, हो सकता है शुरू में कुछ रफ्तार में चल रहे होंगे, इसके बाद थक गए आप, और इतना आधा दूरी को आपने v1 से तय किया और आधे दूरी को आपने v2 से तय किया, तो कह रहा है कि आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होता क्या है, जिसको हम लोग औसत चाल कहते हैं, होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान रखना, हमारा औसत चाल जो होता है, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, एस लिख दिए हैं हम। औसत चाल हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अरे भाई आप पढ़े हैं ना 9th क्लास में, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम, वही जो है यहाँ पे। तो एस मतलब दूरी,
तो कुल दूरी बटे टाइम मतलब कुल समय, तो ये हमारा होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। मान लिया जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 2x है। कितना है जी? 2x है। तो आधा दूरी कितना हो जाएगा? श्योर है x हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा x हो गया, और ये भी दूरी कितना हो गया? तो x हो गया, तभी तो x प्लस x 2x होगा। तो कुल दूरी तो मालूम हो गया हमारा 2x, लेकिन कुल टाइम मालूम नहीं है। तो श्योर है कि अगर आप शुरू अपने घर से चले और आधे दूरी तक थोड़ा रफ्तार में चले तो आधा दूरी तय करने में अलग समय लगेगा, उसके बाद थोड़ा धीमा चले तो उसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो मान लिया जाए यहां से यहां तक का समय हमको t1 लगता है और यहां से यहां तक का t2 लगता है। अब इसी के बाद खेल शुरू होने वाला है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब देखिए, जब यहां पढ़ लिया आप लोग कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, जब समय को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? समय हमारा हो जाएगा विस्थापन बटे में टाइम। अरे t गया ऊपर तो v आ जाएगा नीचे, विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा? ये तो वेग हो जाएगा। s t गया ऊपर, v आ गया नीचे। तो टाइम हमारा होता है, हम लोग जान गए हैं कि होता है डिस्टेंस बाय कितना होता है? वेलोसिटी। तो श्योर है कि t1 टाइम जो हमारा लगेगा, गौर से जरा देखने का करिएगा प्रयास, और जो समझने का करता है प्रयास उसी का पूरा होता है आस, नहीं तो रहो ऐसे ही बकवास। नहीं, आप में हो मेरे खास, मेरे प्यारे झारखंडी भाइयों बहनों। तो समय क्या लगेगा? t1 हमारा हो जाएगा, दूरी कितना है यहां से यहां तक? x, बाई वेग कितना है? तो यहां से यहां तक v1 है, प्लस x बाई कितना हो गया जी? तो v2। बस काम हो गया। 2x डिवाइड बाई, यहां दोनों में x कॉमन है, ले लीजिए आप। x कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये x और x काट दीजिए आप, तो ये हमारा हो गया 2 डिवाइड बाई एलसीएम ले लो, v1 इंटू v2, ये v2 प्लस v1, v2 प्लस v1, ये चल गया हमारा ऊपर। तो ये ऊपर जब जाएगा डियर तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, एंड सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझे होंगे। और ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, जो बहुत हलवा टाइप का सवाल है डियर। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि which of the following can be used to describe how fast an object is moving along the direction of motion at a given instant of time। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि इसमें देखो दिशा दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन दिया हुआ है तो भैया चाल तो होगा नहीं, जैसे लास्ट डी ऑप्शन था औसत चाल, वो होगा नहीं। क्षणिक चाल होगा नहीं, क्षणिक वेग होगा नहीं। श्योर है कि औसत वेग, चूंकि दिशा दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी मींस औसत चाल इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। तो 5 का हमारा क्वेश्चन आंसर डी आ गया, अब सी आ गया, सॉरी। अब देखिए छठा क्वेश्चन फिर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, मतलब महत्तम परास क्या होगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। महत्तम परास क्या होता है? जैसे जब किसी भी बॉडी को, जैसे इस पेन है, इसको आप फेंकते हैं आप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो कितना दूर जाकर गिरता है, दैट्स योर, जैसे देखिएगा, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से किसी बॉडी को आप फेंक रहे हैं और यहाँ आके गिर रहा है ये, तो ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डियर क्या, तो रेंज बोलते हैं, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ये एंगल हमारा थीटा होता है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है, मतलब प्रक्षेप्य वेग होता है। तो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, R क्या है, ओरिजिनल डिस्टेंस है। तो आप ये भी पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, नहीं जानते हैं जान लीजिए कि ये ux होता है, इधर हमारा ui होता है। तो डिस्टेंस हमारा होता है, जैसे पढ़े होंगे आप कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इधर का वेलोसिटी क्या है, ux है, तो हमारा होता है ux इनटू टाइम क्या होता है जी, तो t। यहां से यहां तक जो गिरने में समय लगता है, इसको इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो उड़ान काल कहते हैं। तो अब देखो ux क्या होता है हमारा, u cos थीटा होता है डियर, और ये होता है हमारा 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। इसको फॉर्मूला लगाओगे तो ये हमारा हो जाएगा u इंटू यू, यू स्क्वायर, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अगर गणित के विद्यार्थी होंगे आप, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है जी, तो g होता है। तो R मैक्सिमम कब होता है, तो R मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो
1 कब होगा? साइन 2 थीटा का मान अगर 1 कर दिया जाए, अगर आप साइन 2 थीटा के जगह पर 1 कर देते हैं तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 तो से पकड़ाएगा नहीं क्योंकि 45 दो गो में है, ए में भी है और बी में भी है। तो अब इस 45 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए आप। जब डाल दोगे तो हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि जब ही हम लोग थीटा की जगह 45 डालेंगे 45 गुना 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है 7th प्रॉब्लम, एंड 7th प्रॉब्लम इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको जरूर समझ में आएगा। आप बने रहे मेरे साथ। नाउ डियर 7th प्रॉब्लम, देखिए क्या है 7, करा है कि बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, विथ ए लिनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कर रहा है कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये क्वेश्चन कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश, एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चल रही है और इसकी त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, माने आर हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, इसके अनुदिश चल रही है और उसका रैखिक वेग दिया हुआ है। रैखिक वेग को v कहते हैं और कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं। रैखिक वेग को इंग्लिश में लिनियर वेलोसिटी बोलते हैं, कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो v हमारा दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, ओके, ध्यान दीजिएगा। r हमारा दिया हुआ है 2 मीटर। आपसे पूछ रहा है इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो रिलेशन होता है डियर, v इक्वल टू हमारा होता है r ओमेगा, इसलिए ओमेगा हमको निकालना है तो हो जाएगा एकदम सिंपल हलवा टाइप प्रॉब्लम है जी, v बाई r। नाउ मेरे प्यारे प्यारे झारखंडी शेर एवं शेरणियों, भी हमारा दिया हुआ है 6, तो भी है आपके पास और आर भी है आपके पास, सिर्फ एक ही चीज के बिना ना बैठे हैं उदास, आइए ना मेरे पास। तो 6 बाई हो गया 2, एंड नाउ कट गया, समझो मामला पट गया। 3 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी W होता क्या है, फॉर्मूला याद रखना, dW इक्वल टू होता है d थीटा बाई dt। तो थीटा का यूनिट हमारा रेडियन होता है और टाइम का सेकंड रेडियन पर सेकंड होता है, कहीं पूछ सकता है ये भी ऑब्जेक्टिव में। 3 रेडियन पर सेकंड यानी बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। 8 प्रॉब्लम बहुत इजी है डियर, ऐसे ही करना है कि एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, त्वरण किस प्रकार का राशि है? तो त्वरण जो है सदिश राशि है। 8 का भी ए मार दीजिएगा आप लोग, 8 का आंसर नंबर ए हो गया। देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट करने लायक है, तो उसको लिख करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है आपसे कि ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, ठीक है, जैसे एक आदमी ने कुछ समीकरण का, एक विद्यार्थी ने कुछ समीकरण का अध्ययन किया। क्या क्या किया? पहला है पावर बराबर, देखो हम चारों समीकरण लिख देते हैं आपको, जरा गौर से देखेंगे आप। चारों समीकरण है आपका 9th प्रॉब्लम का। पहला इक्वेशन है पावर इक्वल टू है वर्क बाय टाइम। आगे दिया हुआ है दूसरा समीकरण है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके आगे दिया हुआ है वेलोसिटी मतलब वेग इक्वल टू दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और चौथा दिया हुआ है हमारा समीकरण डियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। पावर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। कह रहा है कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंबाइंड इन द इक्वेशन, कितने कितने वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो पावर वेक्टर नहीं है, स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर, इनका तो अकाउंट क्लोज हो गया। फोर्स स्केलर है, वेक्टर है, तो एक तो ये हो गया। मास स्केलर है लेकिन एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर है, दूसरा क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी वेक्टर है, तीसरा क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है, चौथा क्वांटिटी हो गया। तो इन सभी समीकरणों में जो है 4 क्वांटिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी 9वां का जो है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी अगर सहायता हम कर पाए होंगे आपके फिजिक्स में, जरूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि इस तरह का आपके 11th और 12th एग्जाम के लिए और भी वीडियो बना सकें। जैसा आप जानते हैं कि 12th एग्जाम के लिए मैंने सिर्फ 5 क्लास लाइव क्लास लिया था और उस 5 में से ही लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन वही आया था। तो आप चाहे जहां भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पढ़े अपने गुरुजनों के पास, लेकिन आप इस चैनल पर भी बने रहें, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए। अब देखिएगा 10th प्रॉब्लम में बहुत इजी है, कर रहा है क्वेश्चन है एकदम
मुंह से हाथ लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मुंह से ही हो जाएगा जी। कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना पड़ता है। या ये आम बात है, जैसे नहीं आप देखो कपड़ा पसारे, इसको ऐसे झाड़ते हैं हम लोग। तो ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं, कौन नियम का लाभ उठा रहे हैं? कुछ तो करते हैं ना, जैसे मुंह में डालते हैं, चबाते हैं उसको। तो कुछ दांत का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उससे लार बने पेट में जाए, तो लार का लाभ उठाते हैं। तो ये श्योर है कि इसमें जो है क्यों क्या होता है, जब कपड़ा को झाड़ते हैं ऐसे तो कपड़ा हो जाता है रफ्तार में, अब पानी जो उसमें अंदर में होता है वहीं पर गिर जाता है, मतलब कि उसमें पानी उससे आउट हो जाता है। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, ठीक है। तो चूंकि न्यूटन गति का पहला नियम बोलता है हमारा कि एनीबॉडी कंटिन्यूज इन इज रेस्ट और इन मोशन, कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखता है यदि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो कपड़ा पर आपने बल लगाया, लेकिन उसमें कपड़ा में जो छिपे हुए पानी है उसके ऊपर तो बल लगाया नहीं आपने, तो पानी वहीं रह गया, कपड़ा दूर चला गया। तो ये हमारा 10th का ए हो गया जी। 11th भी इस तरह का प्रॉब्लम है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? तो बंदूक क्यों पीछे हटता है? क्योंकि गोलियां जब जाता है आगे तो बंदूक हटता है पीछे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है 11 का बी है। कह रहा है क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, मतलब बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। तो 11 का आंसर नंबर क्या होगा जी? तो बी हो गया। ओके, आप इस तरह का क्वेश्चन जरूर निकाल लीजिएगा। बहुत बच्चे करते क्या है कि मोबाइल में ही रखते हैं, तो इस तरह के निकालने से आपको फायदा होगा कि एक पेपर रहेगा, उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है आपसे। 12 कर रहा है कि द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg। आपका मास कितना है? तो 2 kg का। ओके, कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा। अब अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, जिसे किसी से पूछो कि आपका मास कितना है तो सोचता है कि जितना हम तौलाए हैं ना वही मेरा मास है। नहीं, गलत बात है। अगर आप 60 kg के हैं तो मान के चलिए कि आप 60 kg आपका मास नहीं है, 60 kg आपका वेट है। आपका मास कितना है तो उसमें जी से डिवाइड करना पड़ता है। आइए देखते हैं हम लोग। तो एम इतना है, डब्ल्यू मतलब जिसको वेट कहते हैं आप, वो हमारा होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी, अब जी जानते हैं आप लोग, जी होता है हमारा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी। तो अब तो दोनों समान हो गए आपके पास, काहेला बैठे हैं इसके बिना निराश। आइए मेरे पास ये हो गया 2 इंटू जी इज योर 9.8, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16, 2 9 18 19.6 हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा 19.6, यानी 19.6 वेट न्यूटन। तो ये हमारा हो गया 19.6, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 12, इसके बाद 13 भी जो है जी हलवा टाइप का प्रॉब्लम है, गौर से देखते रहेंगे आप। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर क्यों गिर जाता है? वही, अब आप समझिए, वही कपड़ा वाला और पानी वाला है। कपड़ा गया रफ्तार में तो पानी गिर गया वहीं। जैसे बस, अगर एक बैग आप बैठे हुए हैं, एक बैग, जैसे बाइक पर पीछे कोई बैठा है और आप रेडी नहीं है, उसको पकड़े हुए नहीं है, और एक बैग अगर हल्के आदमी है और बाइक को रफ्तार में लेके चल जाए तो बाबू गिर जाएगा या मैया गिर जाएगी पीछे। अब अगर एक बैग ब्रेक मारेगा बाइक वाला तो उसमें सट जाते हैं, आप लोग कभी गौर किए हैं ना। तो ये न्यूटन का पहला नियम है जी। तो 13 का नियम हमारा हो गया, 13 का भी ए हो गया जी, ठीक है। 14 देखिए, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, ऐसे डिस्कस करने वाला प्रॉब्लम है। जो भी न्यूमेरिकल आएगा डियर हम उसको जरूर बनाएंगे आपको, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक करने का काम हम तमाम शिक्षकों का है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि कणों के बीच टकराव में संवेग निम्न में से समझा जा सकता है। कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो कह रहा है पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और ये कह रहा है सी में का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और डी में कह रहा है बर्थ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इसका आंसर हमारा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर नंबर 14 का हमारा डी होना चाहिए, क्योंकि दोनों इसमें काम करता है। तो हमारा हो गया 14 का क्वेश्चन नंबर कितना जी? तो डी। देखिएगा 15 नंबर क्या बोल रहा है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 15 प्रॉब्लम, बहुत ही जी प्रॉब्लम है। 15 कह रहा है आपसे कि 15 नंबर हाँ, यहाँ कि एक ब्लैक बॉडी बोलते हैं हम लोग,
कृष्ण पिंड को बोलते हैं। किसे कहते हैं कृष्ण पिंड? कृष्ण पिंड उसे बोलते हैं जैसे एक बच्चा है, जितना दे रहे हो सब खाते जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी, मतलब कुछ भी बाहर नहीं, उस शाकाहारी चीज भी दिए तो खा गया, मांसाहारी भी दिए तो खा गया, गुटखा पानी भी खा गया, कुछ पी भी गया, तो हम लोग बोलेंगे दैट बॉडी आर ब्लैक बॉडी, मतलब किसी भी चीज को वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो जो हर एक मतलब वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं क्या जी? तो ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब देखना क्या कर रहा है कि ये ब्लैक, सॉरी ये 15 नहीं है, ये 15, ये क्वेश्चन हम आगे वाला समझाने लगे डियर। 15 कर रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। 15 बोल रहा है कि ए ब्लॉक है जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है? तो m है। ठीक है, कर रहा है कि ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, एक फोर्स इस पर लगा रहे हैं ऐसे पैरेलल टू द सरफेस। द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इन इट, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जानते हैं, बॉडी को इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, इधर लगता है, छोटा f है, तो क्या होगा? तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में R होता है, F हमारा जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है R के, और R हमारा क्या होता है जी? तो mg होता है, R हमारा mg होता है, R हमारा mg होता है, R हमारा mg होता है। और देखो क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि R हमारा mg के बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास पे डिपेंड करता है। किस पे करता है जी? तो मास पे। 15 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी है कि मास ऑफ द बॉडी। अब देखिएगा 16 प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 16 भी समझने वाला प्रॉब्लम है। 16 कर रहा है कि इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी कोलिजन मतलब होता है टक्कर, किसी भी टक्कर में जो है, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह के टक्कर में क्या होता है? तो याद रखिएगा किसी भी तरह के टक्कर में रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है। क्या होता है जी? रैखिक संवेग, लिनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो 16 का हमारा हो गया डियर आंसर नंबर क्या जी? तो ए। 16 का ए हो गया। इसके बाद 17 देखिए क्या कर रहा है। अब 17 तो बहुत इजी प्रॉब्लम है जी। 16 का हमारा ए हो गया। 17 प्रॉब्लम बोल रहा है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या किसके बराबर होता है? तो हम लोग दो तरह की एनर्जी होता है, एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी जिसको जानते हैं आप, होता है हाफ mv², एक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और ये होता है हमारा mg और h। ठीक है, तो खाली जगह भरना था। पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है हमारा, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखा हुआ था मास इंटू खाली जगह इंटू हाइट, तो ये हो गया m खाली जगह h, तो सी और g होगा। g को क्या बोलते हैं हम लोग? g को बोलते हैं mgh, m पोटेंशियल एनर्जी, f ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन 17 का हमारा कौन हो गया जी? तो d हो गया। अब 18 देखिएगा। 18 भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, ऐसे ही करने लायक क्वेश्चन है। 18 कर रहा है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है? तो याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर का एरिया क्या होगा। तो एरिया जब भी निकालना होता है दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करोगे, आप, फोर्स मतलब बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करोगे, तो श्योर है कि बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। कार्य ही तो होता है बल और विस्थापन। तो जिसके भी ग्राफ के अंदर का एरिया किससे डिफाइन होगा पूछे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना। बल और विस्थापन के अंतर्गत क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो याद रख लेना डियर, हमारा आंसर हो गया क्या जी? तो वर्क डन, यानी सी इज और करेक्ट आंसर किया गया कार्य। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 19वां प्रॉब्लम देख लीजिए क्या कर रहा है। 19 प्रॉब्लम हमारा जो है बहुत इजी प्रॉब्लम है जी। कह क्या रहा है, जरा गौर से देखने का करेंगे प्रयास, और जो करता है गौर से देखने का प्रयास उसी का पूरा होता है आस। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना डियर, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि 11th के बाद जब आप 12th का एग्जाम दे रहे हो या एनडीए इंजीनियरिंग एयरफोर्स या CUET का एग्जाम देना हो आपको, तो हमारा फायदा आपको मिल सके और आपका मुस्कान भी हमें प्राप्त हो सके। बच्चों की स्माइल बड़ी प्यारी होती है।
19 प्रॉब्लम कर रहा है डियर कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। टॉर्क मतलब क्या होता है आप जानते हैं। टॉर्क कह रहा है कि किसी पिन पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है। तो घूर्णी अनुरूप मतलब उसके जैसा है। जैसे हिंदू भाइयों में जो विवाह होता है वो मुसलमान भाइयों के किसके अनुरूप है, तो निकाह के अनुरूप है। आप में जो विवाह होता है उसमें निकाह होता है, ठीक है। तो उसी तरह से घूर्णी में जो काम टॉर्क करता है वही हमारा लीनियर मोशन में काम कौन करता है, तो बल करता है। टॉर्क का भी काम है किसी वस्तु को घुमाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ऐसे, और बल का भी काम होता है किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी हमारा 19 का आंसर नंबर कौन हो गया जी, तो बी हो गया, ठीक है। 20 भी बस उसी तरह से हलवा टाइप का प्रॉब्लम है जी, डायरेक्ट करने वाला है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा नहीं है। अब देखिएगा क्या कर रहा है, 20 नंबर कर रहा है कि व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो टॉर्क कहते हैं। टॉर्क हमारा होता है I इंटू अल्फा, यानी टॉर्क 20 का हमारा आंसर कौन हो गया जी, तो बी हो गया, ठीक है। अब देखना फॉर्मूला होता है जैसे F इक्वल टू ma होता है ना, ध्यान रखना F इक्वल टू ma होता है। तो हम अभी तो बताया ना, इसी में तो बताया कि बल के जगह पर हम लोग टॉर्क लिखते हैं, टाउ होता है। अब यहाँ पर मास जो होता है वहां पर घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, मतलब I, और ये A जो हमारा होता है वहां अल्फा काम करता है। तो टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टॉर्क बोलते हैं। फॉर्मूला के रूप में भी याद रखना, खाली जगह भरने के लिए आ सकता है। जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m, खाली जगह है, इंटू h था तो हाँ जी हम लोगों ने भरा। समझ में बात आ रही है ना। नाउ डियर 21 देखो क्या है, बड़ी मजेदार है, और लेकिन तो मजेदार चाहता है, झारखंड का लेकिन तो और चाहता है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा, ठीक है। इंग्लिश में समझिएगा, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस जैसे कोई भी वस्तु घूमता है ना, धुरा होता है ना, जैसे साइकिल का चक्का घूमता है तो उसके बीच में धुरा होता है, धुरा इज एक्सिस, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा, तो घूर्णन की धुरी के दिशा में होगा, जिधर घूर्णन की धुरी है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया जी, तो 21 का हमारा कौन हो गया, तो डी हो गया। अब 22 देखो भैया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें escape velocity of a body on the surface of a plant does not depend on। escape velocity किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा escape velocity का फॉर्मूला होता है VE, ये 22 है, इसका फॉर्मूला जान जाइए, न्यूमेरिकल बनाने में भी काम करेगा। E मतलब escape velocity, और इसका फॉर्मूला होता है √2g इंटू आर। 2g इंटू क्या होता है, तो r। इसमें मास कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दे रहा है, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखना क्या कर रहा है, 23वां भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद करना होगा जी आपको। 23वां 2 हम इसमें दे देंगे याद करने के लिए। कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम। जैसे जो छोटा जी है ना, तो छोटा जी कहीं पर मैक्सिमम होता है, कहीं पर मिनिमम होता है, तो हमेशा याद रखना। इसके बाद हम ऑप्शन दे दे रहे हैं, याद रखना है कि जी का मान जो होता है महत्तम होता है, मतलब महत्तम मतलब हिंदी में महत्तम, इंग्लिश में मैक्सिमम होता है, और जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, मैंने कम कहाँ होता है। ये अक्सर पूछता है मिनिमम कहाँ होता है, तो याद रखना महत्तम हमारा होता है पोल पर, पोल में ध्रुव पर। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, ध्रुव पर महत्तम होता है, और इक्वेटर पर जो हमारा होता है मिनिमम होता है। तो ये पूछा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तो ए है मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट पोल होता ही है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, 23 का हमारा ए हो गया। 24 देखिए क्या कर रहा है, 24 थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे सपोर्टेड है। 22 पर देखिएगा एक ही तरह का 2 क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। अब 24 अगर समझना हो आपको, तो 22 का सहारा अगर आप ले लेंगे
तो बारिश का सहारा जो है डूबते हुए का सहारा हो जाएगा जी। 24 कह रहा है क्या क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? बड़ी मजेदार क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी, ESCAP, एस्केप वेलोसिटी मतलब जिसको हम लोग प्लाइन पे कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए है m टू द पावर 0, ऑप्शन बी है m टू द पावर 1, ऑप्शन सी है m टू द पावर 2 एंड ऑप्शन डी है m टू द पावर 3। तो यही एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो जब सामने है सामान तो क्या देखना है? आसमान। फिर भी देख लीजिए, इसमें कहीं m नजर आ रहा है? कहीं m है? नहीं है। m नहीं है मतलब m के पावर 0, यानी मेरे प्यारे हीरो 24 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। एंड 25 भी सिंपल ऑब्जेक्टिव आइडिया याद करने वाला है, समझिएगा। कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, जो लेकिन आजकल बाइक से जाता है एक बैग मार के ऐसे उछड़ जाता है, नहीं देखते हैं आप? एक बैग जहां मारेगा वहीं रुकेगा, तो वो किस पे डिपेंड्स करता है? तो ब्रेक मारे वाले विद्यार्थी जान जाओ, ये हमारा बी पास्कल लॉ पर डिपेंड करता है जी। किस पर जी? तो पास्कल लॉ के बेसिस पे काम करता है। तो ये हमारा 25 प्रॉब्लम। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है, ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। 26 कह रहा है कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। श्यान द्रव किसे बोलते हैं? गाढ़ा द्रव, गाढ़ा जैसे पानी और ये आपका मस्टर्ड ऑयल मतलब कड़वा तेल जिसको बोल सकते हैं आप, सरसों का तेल बोल सकते हैं। दोनों में श्यान कौन ज्यादा है? तो सरसों का तेल ज्यादा श्यान होता है, मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि मस्टर्ड ऑयल और अलकतरा में ज्यादा कौन विस्कस है? तो अलकतरा ज्यादा है क्योंकि ज्यादा गाढ़ा होता है। तो कह रहा है किसी वही श्यान द्रव है, श्यान द्रव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कस लिक्विड, ओके। अंत में यह क्या होगा? तो पहला है कि एक निरंतर वेग के साथ गिरता रहेगा, दूसरा है घटते वेग के साथ गिरेगा, तीसरा है बढ़ते वेग के साथ गिरेगा, और डी है तरल में आराम करने के लिए जाता है। तरल में आराम कर देगा, वो धीरे धीरे नीचे गिरेबे करेगा। तो इसका ऑप्शन ए हो गया, एक निरंतर वेग के साथ गिरता है। याद रखिएगा 26 का हमारा कौन हो गया जी? तो ए हो गया। 27 में इस तरह का प्रॉब्लम है जी, श्यान बल पर ही है, गौर से देखिएगा। श्यान बल निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है? तो श्यान बल का फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा आर भी। पाई होता है श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस और भी होता है हमारा वेग। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं करता है कह रहा है। पहला वेग पर, तो वेग पर तो करता है, वेग की ढाल पर तो भी नहीं, वेग तो है, और तरल क्षेत्रफल पर तो भी नहीं, तरल की प्रकृति पर, यानी कि वो भी पर। अब कहोगे सर वेग ढाल क्यों? तो उसका एक एफ का एक और फॉर्मूला होता है F = A × dV/dx। ये dV/dx को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, अब ए मतलब एरिया होइबे करता है, यानी एक सी ऑप्शन बचा 27 का सी, माने तरल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 28 एंड 28 इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। नाउ डियर देखते हैं हम लोग 28 कर रहा है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है और उसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है तो क्या कहलाता है? जैसे मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते जब ज्यादा रफ्तार में होगा, जब ज्यादा रफ्तार में आप बोलने लगोगे तो अकबक में कुछ चीजें आपको फंसने लगेंगी, ठीक है, पूरा क्लियर आवाज नहीं निकल पाएगा। तो एक उस सीमा को जिसके बाद क्लियर नहीं हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक वेग कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी 28 का हमारा क्या होगा जी? तो ए हो गया, 28 का ए हो गया। 29 देखिए क्या कर रहा है, बड़ी मस्त क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। एक स्टील वायर है, इस पर 2 kg का वेट हम लटकाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आ कर रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, वायर का रेडियस, जो वायर था हमारा ये जिस पर लटकाया था इसके रेडियस को हम लोग डबल कर दिए, मैंने मोटा कर दिए थोड़ा सा, ये देखिएगा मोटा कर दिए और उसी को लटकाया 2 kg को लटकाया। अब बताओ कि कुत्ता पर 2 किलो डाले और हाथी पर 2 किलो डाले, तो कुछ बुझा रहा है? कुछ नहीं बुझा रहा है।
तो कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन द एक्सटेंशन विल बी, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा। तो याद रखना कि जब हम लोग आर को डबल करते हैं, आर को डबल करते हैं तो एरिया कितना होता है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर, आर को दोगुना करेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे मैंने चरगुना से क्या हो जाएगा जी, तो ये 1/4 हो जाता है, चरगुना से घट जाता है, बल कम लगेगा इस पे। अब एक मान लो एक छोटा बच्चा को एक झाप लगाइएगा, एक बड़ा आदमी को लगाइएगा तो छोटा बच्चा ज्यादा रोएगा, तो इसका इसमें 1/4 बल हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 29 का कौन हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। तीसवां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसवां कर रहा है कि द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, एक बार हम 15 में इसको समझाने लगे थे। तो ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, जो सभी कलर के वेवलेंथ को, सभी कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो सभी कलर की लाइट को ऑब्जर्व करने की क्षमता है। खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा सा छेद हो गया जो सबको ऑब्जर्व कर ले रहा है। चारकोल नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, काले रंग की लोपित धातु भी नहीं ऑब्जर्व कर पाएगी, लेकिन खोखले बाले में है और अंदर में काला भी है तो पूरा ऑब्जर्व करता है। नहीं, हमारा 30 का भी आंसर कौन हो गया जी, तो 30वां का आंसर कौन हो गया जी, तो हमारा डी हो गया। 31 नंबर देखिएगा आप, 31 क्या कर रहा है, ये भी हमारा याद करने वाला क्वेश्चन है, ये तो केमिस्ट्री में भी होगा आपका। किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो एकदम सबको जानता है, मेरे गांव का मोहल्ला का बच्चा जानता है, आप भी, मेरे जिले का जानता है, मेरे राज्य का झारखंड के भी लोग जानते हैं। ए हमारा इसका आंसर होता है, हमेशा याद रखिएगा 3/2 RT, 3/2 RT। एंड नाउ डियर 32 क्या कर रहा है, जरा गौर से देखेंगे। 32 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर जो है पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है। पहला कार्य, दूसरा आयतन, तीसरा दबाव और चौथा तापमान। तो आयतन श्योर है, ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा, दाब आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और तापमान तो होगा ही, यानी 32 का आंसर हमारा कौन हो गया जी, तो ए हो गया। 33 देखिएगा, 33 भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। 33 क्या कर रहा है, आप लिखते चले जाएंगे और समझते भी चले जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो मैथ का भी मॉडल सेट मेरा डाला हुआ है। मैथ के सभी चैप्टर्स पे हम कुछ दिन में लाइव भी आने वाले हैं, तो जरूर आप उस लाइव का फायदा उठाएंगे। नाउ डियर 33 सभी चैप्टर्स पर 11th के लाइव आने वाले हैं हम, आप उसका भी जरूर फायदा उठाएंगे। 33 कह रहा है कि उष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्चतम ताप वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पहला है द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा है गति का संरक्षण, तीसरा है उष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम, दूसरा है उष्मा गतिकी का दूसरा नियम। तो नाउ डियर इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। 33 का हमारा कौन हो गया जी, तो डी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा 34 क्या बोल रहा है आपसे। 34 आ गया फिर से हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और देखिए क्वेश्चन 34 क्या बोलता है आपसे, समझने की जरूरत है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है डियर। हमने वादा किया है कि सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम समझाने का करेंगे आपको प्रयास, ताकि पूरा हो भविष्य में आपका आस। ठीक है, कह रहा है कि एन इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6। इफिशियंसी को हम लोग डियर ईटा बोलते हैं। ठीक है, हम भी इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ईटा हमारा दिया हुआ है 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस मैंने घटाया जाता है, सिंक का टेम्परेचर जब घटाते हैं कितना से, बाई 62 डिग्री सेंटीग्रेड, कह कि इट्स इफिशियंसी इज डबल। उसका तापमान घट, जैसे नहीं देखते हैं किसी भी मशीन को हम लोग चलाते हैं, जब मशीन गर्म हो जाता है तो उसका कार्य करने की क्षमता घट जाती है। अरे आप भी गर्म हो जाते होंगे, एक ऊपर गर्म हो गए तो काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो मशीन भी गर्म होता है तो उसका इफिशियंसी मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता, उसकी दक्षता घट जाती है, कह रहा है नहीं बढ़ जाती है। गर्म होने पर बढ़ता है, ठंडा होता है तो क्या होता है, घटता है। तो वही कहा है कि यदि उसका टेम्परेचर को 62 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा दिया जाए तो उसका डबल हो जाता है इफिशियंसी। तो सोर्स का टेम्परेचर क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। ईटा इक्वल टू होता है, ईटा को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं डियर, ईटा इक्वल टू होता है 1 - T2 डिवाइड बाई T1। T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर होता है और T2 क्या होता है, तो सिंक का होता है। तो अब होता है ईटा इक्वल टू 1 - T2 बाई T1। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, अब ये ओरिजिनल इक्वेशन होता है, ये भी कभी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। तो हमारा कह रहा है कि जब हमारा ईटा 1/6 है
तो ये जाएगा 1 माइनस कितना है ये T2/T1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा कह रहा है कि जब इफिशियंसी को डबल कर दिया जाता है, मतलब 2 × 1/6, 2 × 1/6 हो जाता है, तो क्या होता है, ये हमारा टेम्परेचर 62 डिग्री से घट जाता है, यानी 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाई क्या जी, तो T1। अब इन्हीं दोनों समीकरण को सोल्व करके हम लोग को T1 का मान निकालना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, कुछ हम आगे बढ़ा देते हैं, आप सोल्व कीजिएगा। तो ये 1/6 हमारा हो गया, 1/6 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा T1, यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2, ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, होगा तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा 6T1 माइनस 6T2 इक्वल टू T1, T1 को एक तरफ ले आओ, जाएगा 6T1 माइनस T1 इक्वल टू 6T2, ये हो जाएगा 5T1 इक्वल टू 6T2, T2 यहाँ से निकल गया हमारा 6 आ जाएगा नीचे, 5/6T1, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इसको। तो इसको हम लोग फर्स्ट को किए तो ये आया, ये लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। फिर सेकेंड को करोगे तो आएगा, सेकेंड को कैसे करोगे, इसको सोल्व कर दो तो 3 हो जाएगा। तो ये इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा। दोनों को सोल्व करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनली हमारा T1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, T1 हमारा आ जाता है 372 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ऑप्शन यहाँ केल्विन में होना चाहिए था 99, तो अब बताओ कि 372 आया और ओरिजिनल कितना होता है हमारा, ओरिजिनल कितना होता है 200, कितना होता है 273 होता है। 273 में कितना जोड़ोगे कि 372 आ जाएगा, सोच लो। 272 ओरिजिनल होता है हमारा, 272 1 केल्विन बराबर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 272 होता है, 272 केल्विन। तो 272 में कितना जोड़ोगे कि 373 आएगा, सॉरी 372 आया। T1 कितना हमारा आया जी, तो 372। तो 273 में जोड़ो, 273 प्लस x बराबर कितना है 372, इसलिए x हमारा हो जाएगा 372 माइनस 273, घटा दोगे 12 में से 3 गया 9, 6, 16 में से 7 गया 9, काटकुट 99 केल्विन होना चाहिए था, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, झारखंड है, कुछ भी संभव है, कोई बात नहीं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया 34, इसको आप जरूर सोल्व कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है डियर, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको बनाएंगे। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर, नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम 35 कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज, गैसों की गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है। तो परम शून्य ताप कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उस पर मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है, तो स्टॉप हो जाता है मॉलिक्यूलर। अरे भैया आपको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिया जाए एकदम, तो आपका ब्लड चलना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया जी तो सी, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, आणविक गति रुक जाती है। तो 35 का हमारा याद रखिएगा सी, 35 का आप सी याद रखिएगा। 36 देखिए क्या बोल रहा है, 36 क्वेश्चन है कि इन गैस में ए साउंड वेव इज, गैसों में ध्वनि तरंग क्या होती है। तो हमेशा याद रखना कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ध्वनि हमारा क्या है तो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो 36 का हमारा कौन हो गया जी, तो ए हो गया, ठीक है। 37 देखिएगा क्या कर रहा है, 37 कर रहा है आपसे कि यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी है, ध्यान रखना। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है हमारा, आवृत्ति को हम लोग एन कहते हैं, v इक्वल टू एन लैम्डा पढ़े होंगे आप। तो आवृत्ति बराबर होता है हमारा कंपनों की संख्या बाई टाइम। तो कंपन कितना कर रहा है 20 और टाइम कितना है तो 2.5, इसको पॉइंट को हटा दो, यहाँ 10 से गुना हो जाएगा जी, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 × 20, 4 दूना का 8, कोई है, हाँ डी इज योर करेक्ट, डी है जिसका है 8 हर्ट्ज। एक और याद रख लेना कि आवृत्ति का मात्र क्या होता है तो हर्ट्ज होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। नाउ डियर 37 के बाद 38 क्या है, 38 कर रहा है कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, ध्यान रखना 1 मिनट में 78 बार, तो उसकी आवृत्ति क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में कितना दोलन किया गया वह उसकी आवृत्ति है। जैसे 1 सेकंड में अगर 5 बार ऐसे हिल सकते हैं आप, तो आपकी आवृत्ति कितनी हो गई तो 5 हो गई। तो ये श्योर है कि 38 प्रॉब्लम है कि 1 मिनट में
78 बार दोलन करता है, मतलब कि 60 सेकंड में 78 बार दोलन करता है। एक सेकंड में जो दोलन करेगा मतलब 78/60, यही इसकी आवृत्ति होगी। अब भैया मोरे, दीदी मोरे, काट दो इसको, तो काटो ना। काट दोगे तो हमको लगता है कि कितना से काटोगे? 4 से कटेगा क्या? 4 एकम 4, 38 नहीं कटेगा यार। 2 से 30 बार में, और 2 तिहाई 6, और दोनों 39/30, 3 से और कट जाएगा। 39/30 है तो 3 से काटो, 3 दहा में 30, 3 एकम 3। अरे वाह, 19/10, बस 1.9 हर्ट्ज। अरे 1.9 किसे यार? एक मिनट 78/60, 78/60, 2 से काट दिए, 2 से 30 बार में, 2 तिहाई 6, 1 18, 2 9 18, 39/30, 39 में 3 से काटे हम लोग तो 3 एकम 3, 3 तरीका 9, यानी 13/10। कभी कभी मिस्टेक होता है जी, तो 1.3, यानी 1.3 सी जो करेक्ट ऑप्शन। ओके, उम्मीद करते हैं जरूर समझे होंगे। और ये रहा 39 प्रॉब्लम, बहुत इजी है जी। 39वां क्या कर रहा है? 38 का सी हुआ जी। 39 कर रहा है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? तो ग्रेविटी आवश्यक नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की जरूरत नहीं है, तो 39 का आप ए याद रखिएगा। और 40 जो हमारा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम कहते हैं इसको, क्रियान्वयन करने के लिए कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x। ओके, एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x विस्थापन के सीधे अनुपातिक होता है, यानी विस्थापन के सीधे अनुपातिक होता है। विस्थापन हुआ, ये बल हुआ, तो हमारा 40 का ऑप्शन नंबर ए हुआ जी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट का 40 हुआ है जी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैथ्स का भी मॉडल सेट मैंने डाल दिया है, उसको भी देखते रहेंगे। आपके 11th के एग्जाम के लिए हम लाइव भी हम बस दो दिन में आने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता जीवन भर बना रहे। कुछ हम देते रहें, कुछ आप लेते रहें, और आप भी देते रहें। क्या देते रहें? तो स्माइल देते रहें, अपना शुभ प्यार देते रहें। धन्यवाद, नाइस बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।